कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं जानी मानी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी से यूनुस खान की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। आगे इसी जोड़ी के साथ आपने देवराई भी की। हाँ, उसकी बात करते हैं। यहाँ भी अवार्ड आता है। मिला है शायद देवराई को अवार्ड, लेकिन अवार्ड यही है कि डायरेक्टर्स ने मुझे रिपीट किया। जी जी। तो सुनील और सुमित्रा जी के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला और पुनश्च मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट पे जो मानवीय संबंधों पर है। मुझे लगता है कई बार हमें कुछ घटनाएं मैच्योर करती हैं। मुझे मेरी नाटकों ने और फिल्मों ने मैच्योर किया है, जिंदगी ने तो किया ही है। यूनुस, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी दोनों फिल्मों में मैं बहन थी। हाँ बिल्कुल। देवराई में मैं अतुल कुलकर्णी की बहन हूँ और क्या किरदार था कि ऐसी बहन जिसका लगाव नहीं है अपने भाई के साथ, वो भाई सालों बाद अचानक ससुराल में आके टपकता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इतने अजीब तरह से बर्ताव करता है कि घर में पार्टी चल रही है, वो किसी के साथ झगड़ा करता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, ये बाथरूम बंद करके बैठता है और ये मायूस हो रही है, डर रही है और इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्योंकि दिमागी हालत ठीक ना होना इसका परिचय ही नहीं है। तो वो फिल्म थी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से सुमित्रा जी ने और सुनील ने ये जानकारी दी थी कि ऐसे पेशेंट्स के साथ, ऐसी फैमिलीज के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस पेशेंट को दिया जाता है उतना ही इम्पोर्टेंस केयर टेकर्स को देना चाहिए, क्योंकि वो जो बहुत ही कठिन समय से गुजरते हैं, वो बहुत संघर्ष और पीड़ा से गुजरते हैं। बिल्कुल, और उनको खाने पीने तक समय नहीं मिलता है क्योंकि उनको देखभाल करनी होती है अपने पेशेंट की। उस फिल्म को नेशनल अवार्ड यस ऑफ कोर्स मिला था। और एक हमारी यूनियन पक्की हो गई थी। सालों बाद मैंने सुनील के साथ पिछले साल काम किया। अच्छा। अब सुमित्रा जी नहीं है हमारे बीच। जी जी। लेकिन सुनील ने पहली इंडिपेंडेंट फिल्म की है जिसका नाम है आउट हाउस। अच्छा। उसके प्रोड्यूसर है मोहन आगाशे जी, उसमें शर्मिला टैगोर जी है। वाह। और वाह। मैंने उनकी बेटी का किरदार निभाया है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितने इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स की बातें हुई हैं। यहाँ एक गाना होगा और इसके बाद जिस डायरेक्टर की बात मैं करने जा रहा हूँ, आंखें चौड़ी हो जाएंगी उनका नाम सुन के। तो यहाँ मुझे लगता है देवराई की बात चल रही है तो हम 2000 का माइलस्टोन पार कर चुके हैं। मुझे लगता है हम लगान का कोई गाना सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म, मितवा। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं जरूर। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे।
आशाओं के कभी बुझ न पाए, कभी आंधियां जो आके को बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। सुन लो रे मितवा, पुरवा भी गाएगी, मस्ती भी छाएगी, मिलके पुकारो तो फूलों वाली जो रुत है आएगी। हाँ, सुख भरे दिन दुख के बिन लाएगी, हम तुम सजाए आओ रंगों के मेले। रहते हो बोलो काहे तुम यूं अकेले, मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। इतनी सारी बातें हो रही हैं अलग अलग डायरेक्टर्स की, और मैंने कहा था कि अब जिस डायरेक्टर की बातें हम करेंगे आंखें चौड़ी हो जाएंगी। उस डायरेक्टर का नाम है अमोल पालेकर। और हम दायरा फिल्म की बात करने वाले हैं। जरूर। तो दायरा की जब बात निकलती है तो मुझे दायरा का पोस्टर याद आता है। बिल्कुल। दायरा के पोस्टर में ऐसा है कि छोटा सा हमें अग्नि दिखती है, ज्वालाएं, उनके पास एक छोटा लड़का बैठा है, उसके सर पे बहुत प्यार से किसी ने हाथ रखे हैं। वो महिला बड़ी लंबी चौड़ी है। जब हम क्लोजअप में देखते हैं, पास जाके देखते हैं, तो पता चलता है ये लड़का नहीं, ये एक सुकुमार लड़की है। और ये जो पहाड़ी औरत लग रही थी, वो तो एक बंदा है, वो मर्द है। वो साड़ी पहन के बैठा है। यस। और दायरा का इंग्लिश टाइटल है द स्क्वायर सर्कल। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये जो विरोधाभास है, सर्कल कभी स्क्वायर होता ही नहीं है, लेकिन अमोल जी ने ये जो कहानी दिखाई है, और वो भी उस समय में 96 के जमाने में। बिल्कुल। और आज जाके हमारे संविधान में अलग अलग कलम आए हैं, हमें गे, क्वियर, लेस्बियन ये शब्द सुन के कानों को आदत हुई है। मैं तो तब जस्ट कॉलेज से निकलने वाली थी और मुझे ये दुनिया ही पता नहीं थी। और जैसा मैंने कहा कि फिल्मों ने मुझे सहारा दिया बढ़ने के लिए, दायरा ने मुझे सहारा दिया स्त्री पुरुष क्या होते हैं ये जानने के लिए। कपड़े पहनने से कोई स्त्री होता है क्या? वाह। या किसी को पीटने से कोई मर्द होता है क्या? उसकी चर्चा फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से आई है। मैं एक लड़की का किरदार निभाती हूँ जो किडनैप हो गई है, जिसे अब घर वापस जाना है। वापसी में इतना सारा धोखा है क्योंकि वो अपना गांव छोड़ के कहीं दूर आई है और कैसे जाएगी वापस। और ये मिलती है एक ट्रांसवेस्टाइट को, मतलब एक ऐसे मर्द को जिसे औरत बन के रहना पसंद है। तो वो बौखला जाती है ये देख के कि ये किनसे मिल रही हूं मैं, ये कैसी दुनिया है। हाँ। और वो समझाते हैं, वो सहारा देते हैं और वो ये बताते हैं कि अपनी जिंदगी हम हमारी चॉइस से जी सकते हैं। और वो ट्रांसवेस्टाइट इस लड़की को बोलते हैं कि तुम एक काम करो,
मैं क्यों तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी लूं? तुम मर्द के कपड़े पहनो, तब तक तुम्हारे गांव छोड़ने तक मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, सॉरी दूंगी। जी। और उनके इस प्रवास में ये लड़की समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बहुत सुंदर कहानी है और अंत में हम एक ऐसे आत्मा को खोते हैं जो ना नर है ना स्त्री है, लेकिन एक ऐसे इंसान है जिनका हृदय मुझे लगता है पारदर्शी है। बिल्कुल। तो दुनिया में कुछ लोग उनको नहीं सहन कर पाते कि उनको नहीं चाहिए ये अच्छाई, इतनी ईमानदारी, तो वो नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस लड़की के दिल में वो जोत अब जग चुकी है, वो लड़की ले जाएगी आगे। बहुत इंटेंस फिल्म है और मुझे इसका वो येसुदास जी वाला गाना याद आ रहा है। लोरी है ना वो? जी, गुलजार साहब का। बिल्कुल, सुना जाए। सुनते हैं। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जा आँखें सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जा आँखें सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, आँखी जैसी आँखें सपने चुगने लगती हैं। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जा आँखें सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, पाखी जैसी आँखें सपने चुगने लगती हैं। कच्ची रात का सपना थोड़ी सी जागी थोड़ी सी सोई, नींद में कोई अपना हल्की खुशबुएं सी घुलने लगती हैं, सो जा आँखें सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, पाखी जैसी आँखें सपने चुगने लगती हैं।
में सपने सुनने लगती हैं। सो जा आंखें सोती हैं तोड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं। पाखी जैसी आंखें सपने चुगने लगती हैं। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं। सो जा के सोती है तोड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं। पाखी जैसी आंखें सपने चुगने लगती हैं। सोनाली, हिंदी फिल्मों की तरफ आ जाते हैं कि ये जो पूरा मामला था कि दायरा आ गई और जब्बार पटेल के साथ काम कर लिया और सुमित्रा भावे और सुनील जी के साथ काम कर लिया, अमोल पालेकर आ गए और उसके बाद कमर्शियल सिनेमा की तरफ आपने दस्तक दी साल 2000 मिशन कश्मीर। बिल्कुल, विद विनोद चोपड़ा सर। हाँ, तो अभी 40 साल हुए विनोद की करियर को। लास्ट ईयर उनके 40 साल के सेलिब्रेशन में मैं गई थी और हमें खामोश फिल्म बड़े पर्दे पे देखने मिली, उनकी फिल्म इंस्टीट्यूट वाली फिल्म। बिल्कुल, क्या फिल्म है, बहुत मजा आया देख के। विनोद जी के साथ मैंने मिशन कश्मीर में काम किया। जबरदस्त टीम, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक, विनोद प्रधान कैमरामैन थे मेरे साथ। बाकी कलाकारों का नाम लेने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप में बड़े बड़े स्टार्स हैं। लेकिन इन सारे स्टार्स के साथ मेरी कास्टिंग हो गई, इसकी मुझे खुशी हो गई और कश्मीर जाने का मौका मिला शूटिंग के लिए। मैंने 4 चिनार देखे हैं, मैं शंकराचार्य के मंदिर में गई हूँ पहाड़ी चढ़ के। बिल्कुल। वाह वाह वाह। और 4 चिनार शिकारे से गई हैं। शिकारे से गए हैं और उसके सामने एक मस्जिद है, वहां पे भी गए हैं। हाँ। और एक सीन है फिल्म में, जब मैं बड़े वाले ऋतिक को मिलने के लिए जाती हूँ तो शिकारे से जाती हूँ। मुझे इतने अंदर जाने का मौका मिला शिकारे से। मैंने वो दुनिया देखी जहाँ पे लोग रहते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, शिकारे में घर हैं लोगों के। मिशन कश्मीर के क्या गाने हैं, बाप रे। सरोज जी ने बुमरो बुमरो कोरियोग्राफ किया था। क्या बात है, क्या सुहानी याद है। एक हमारा सीक्वेंस था जब 4 चिनार पे हमने एक सेट लगाया था और वहां पे एक ब्लास्ट होता है। मेरा कश्मीर का पहला दिन था। वहां पहुंचने के बाद मैं यूनिट से मिलने गई थी और मैं शूटिंग देख रही थी। उस दिन मेरा शूट नहीं था वहां पे और वो ब्लास्ट मैंने देखा है। तो वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। वो एक छोटे तराफे पे एलन अमीन एक्शन मास्टर जी ने सेट लगाया था और वहां पे ब्लास्ट होता है और मेरा दोस्त विनीत था, वन ऑफ द फौजीज। तो वो सारे उड़ जाते हैं उस ब्लास्ट से। वो सीक्वेंस शूट हो रहा था। कुछ साल बाद उस लोकेशन पे वही घटना घटी और अब 4 चिनार नहीं रहे। मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छी भी यादें काफी सारी हैं। हम नेहरू गेस्ट हाउस में रुके थे जहाँ पे नेहरू फैमिली आती थी। वहां पे काला गुलाब एक्चुअली आता था। मैंने नहीं देखा, लेकिन काले गुलाब का पौधा मैंने जरूर देखा। वाह, क्या बात है। इस फिल्म का कौन सा गाना सुनेंगे? एक बहुत प्यारा गाना, चुपके से सुन इस पल की धुन। वाह वाह, बहुत ही सुंदर गाना है, सुनते हैं। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा।
तेरी आंखों से मैंने देखा, चुपके से सुन इस पल की धुन। सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा, चुपके से सुन इस पल की धुन। ये असर चेहरे से अब तेरे हटती नहीं मेरी नजर, कोई कहीं ना पास है, बस प्यार का एहसास है। खुशबू का झोंका आए हमें महका के जाए, हमको न कुछ भी खबर है। दूर शहनाई बजी यादों की दुल्हन सजी, सीने पे तुम्हारे मेरा सर है। सपनों की है दुनिया यही, चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा। सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा, चुपके से सुन इस पल की धुन, तेरी आंखों से मैंने देखा, चुपके से सुन तेरी आंखों से मैंने देखा, चुपके से सुन इस पल की धुन। अच्छा, मिशन कश्मीर साल 2000 में आई और उसके बाद जो दो फिल्में जिनकी हम बात करेंगे, पहले तो प्यार तूने क्या किया, लेकिन उसके बाद वो जो आपकी पहचान बन गई। और जब भी ये जुमला होता है ये लड़की है कहाँ, तो एक ही लड़की याद आती है और वो सोनाली है। यस, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है यूनिस कि आपने इतने अच्छे से मेरे करियर को देखा है या आप आज भी याद कर रहे हो ये सारी बातें। थैंक यू सो मच। लोग कहते हैं कि आपकी टाइप कास्टिंग होती है, ये रोल करोगे तो आपको ऐसे ही रोल मिलते हैं। मिशन कश्मीर में मैंने संजय दत्त की वाइफ ऋतिक रोशन की माँ का किरदार किया था। उसकी अगली फिल्म में मैंने फरदीन खान के वाइफ का रोल किया था। उसके बाद मैंने सैफ के गर्लफ्रेंड का काम किया था। तो उल्टे ग्राफ से मेरी उम्र कम कम होते गई। बिल्कुल। और ये सारी हिंदी कमर्शियल फिल्में थी। तो अगर कोई कहना चाहता है या इंडस्ट्री को बदनाम करना चाहता है तो ये देखिए सबके सामने एग्जाम्पल है कि कुछ खराब नहीं होता आपकी करियर में। आप अगर अच्छे कलाकार हो, आप पैशनेटली काम करना चाहते हो, तो कोई तुला नहीं होता है आपको किसी ब्रैकेट में ढकेलने के लिए। प्यार तूने क्या किया में एक बहुत अच्छी दोस्त मिली, उर्मिला मातोंडकर, जिनको देख के मुझे फिल्मों का क्राफ्ट क्या होता है समझ में आया। लिपसिंक हो, कॉस्ट्यूम्स हो या फाइट सीक्वेंस। उर्मिला का और मेरा एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस है। मेरा एक बाल नहीं टच किया है उर्मिला ने, इतना केयरफुली फाइट किया है। तो जो टेक्निक होता है
एक्टिंग में। हम्म। आपको समझना चाहिए कि आपका क्लोजअप है, आपका मिड क्लोज है, शॉट क्या है, लेंस कौन सी है। बहुत सीखने मिला मुझे उर्मिला से, और उसी के साथ दिल चाहता है मैं तो इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, ढेर सारी। स्टार्स ही स्टार्स भरे थे। ये फिल्म आपको कैसी मिली थी, क्या कहानी है? ऑडिशन ऑडिशन। ऑडिशन जिंदाबाद। मेरा करियर ऑडिशन पे खड़ा है। आपको पता है, जैसे ये सारी बातें सुनेंगे बहुत सारे लोग जो एक्टिंग की दुनिया में अपना भाग्य आजमा रहे ऑडिशन की तरफ दौड़ पड़ेंगे। ऑडिशन जिंदाबाद। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर कलाकार ऑडिशंस पे भरोसा रखेंगे, क्योंकि ऑडिशन में नॉट नेसेसरीली आपकी एक्टिंग जजते हैं लोग, बट आपका लुक भी देखते हैं। बिल्कुल। जैसे जोया ने बताया था, जोया को कहीं मेरे फोटो मिले थे और उसने पूछा था कि ये इंटरेस्टिंग चेहरा है, ये कौन है? तो किसी ने बोला सोनाली कुलकर्णी। तो जोया ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने चेलू भी देखी है, दायरा देखी है, ये फिल्म देखी है, नाटक कुछ देखा था जोया ने। तो बोला ये मॉड दिखती है इतनी, ओहो, उसको ऑडिशन पे बुलाते हैं। गजब गजब। तो मतलब वो जमाना था जब फोटोग्राफ सर्क्यूलेट होते थे, पीछे आप अपना पेजर नंबर लिखा था मैंने। अरे वाह वाह। तो मुझे जोया ने बुलाया ऑडिशन के लिए। एक्सेल के पहले ऑफिस में मैं गई थी और वहां पे मैंने जोया के साथ ही सीन इम्प्रोवाइज किया था और फिर मेरी कास्टिंग हुई थी। फिल्म में सैफ, अक्षय, आमिर, डिम्पल जी और प्रीति दोबारा, क्योंकि हमने मिशन कश्मीर में भी साथ काम किया जी। तो सुपर्ब टीम थी और मुझे लगता है कि माइलस्टोन, क्योंकि उस फिल्म ने व्याख्याएं चेंज की। बिल्कुल। म्यूजिक हो, टेकिंग हो, मतलब सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, एक सिनेमा का ग्रामर भी वहां से एक शुरू होता है, एक नए तरह के सिनेमा का ग्रामर। बिल्कुल। और आज भी लोग याद करते हैं, उन्हें ये लगता नहीं है कि इस फिल्म को 20 से भी ज्यादा साल हुए हैं, इतनी वो फ्रेश लगती है, क्योंकि एक जनरेशन चेंज हो गई है। शायद कुछ लोग दुनिया में आज हैं जो जन्मे भी नहीं थे जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। अभी थोड़े दिन पहले इस फिल्म की कुछ एनिवर्सरी थी उस फिल्म की, तो फरहान का एक सोशल मीडिया मैसेज मैंने पढ़ा था और उसमें उन्होंने वो बहुत सारी चीजें याद की थी। तब मैं ये सोच रहा था कि ये फिल्म, इतने साल हो गए इस फिल्म को आए हुए, सच में यकीन नहीं होता। मुझे याद है हम थिएटर में से देख रहे थे, वो लड़की है कहाँ। क्या रोल था वो, और क्या गाना है कि एक गाना आपकी पूरी पहचान कायम कर दे। मुझे लगता है मैं लकी हूँ, मैं पूजा का किरदार निभाती हूँ दिल चाहता है में। और पूजा आज की लड़की है जो उसके फैमिली ने उसको फोर्स किया है, इसलिए किसी लड़के से मिलने आई है, लेकिन एकांत में जब वो बातचीत कर रहे हैं तो बिंदास बोल भी देती है कि एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें ये देखा देखी वाली शादी नहीं करनी है ना। तो बड़ी ओपन माइंडेड लड़की थी जो कतराती नहीं है ये बताने में कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो एक ऐसा दौर था जब लोग खुलने लगे थे, खिलने लगे थे, छुपने छिपाने से बाहर आ रहे थे। मेरा एक दोस्त है, ये कहने वाली एक कॉलेज गोइंग लड़की हो सकती है। तो मेरे लिए ये चेंज देखना बहुत मजेदार था। मैं मुंबई की फैशन को देख रही थी, मुंबई के नाइट लाइफ को देख रही थी। अभी भी मतलब ऐसा लगा नहीं था कि मैं मुंबई की हो गई हूँ, मैं पूना की ही लड़की थी तब तक माइंडसेट से। तो ये कल्चरल चेंजेस जब मैंने देखे और जिस प्रकार से दिल चाहता है में वो दर्शाए गए हैं, उसमें ना कोई रेबेल नहीं है, उसमें सहजता है, और एक ऐसी सहजता जो चोरी छुपे वाले सारे काम को दूर हटाती है। वो बोलती है कि आओ यार खुल के जियो। तो दिल चाहता है ने इतने लोगों को याद दिलाया कि दोस्त मायने रखते हैं, जिंदगी मायने रखती है। यस। और मेरा गाना तो आइकॉनिक है आज भी, मतलब आई कांट स्टॉप स्माइलिंग। अनेक इवेंट्स में मैं जब जाती हूँ तो वेलकम के लिए वो लड़की है कहाँ बजाते हैं, तो इतना प्यारा लगता है मुझे, क्योंकि क्या बन गया वो गाना। फराह खान की कोरियोग्राफी, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक, अर्जुन के कॉस्ट्यूम्स और वो एराज जो हमने जिस तरह का दिखाए हैं। रेट्रो क्रिएट किया गया था वो गजब था। ये गाना सुनते हैं। हाँ जरूर, वो लड़की है यहाँ यहाँ आकाशवाणी विविध भारती के स्टूडियो क्या में। बात है।
जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ। ख्वाबों में है बसी वो हसीन मूर्ति प्यार की, मिलेगी तुम्हें कभी ना कभी, जरा देखो यहाँ वहाँ। चलो ढूंढते हैं हम तुम कहीं, वो परी वो हूर वो नाज़नी, जिसे देखो तो कहो तुम वही, अरे ये तो है यहाँ। ढूंढता मैं हर कहीं, तुम्हें धोखा लगता है, हो गया मुझे है समझ लिया, चांद क्या न मैं हूँ परी न मैं अप्सरा, करो तुम ना ये गुमान। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। मान लो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ख्वाबों में तुम ही तो हो, जान लो मेरा अरमान है कि मेरे साथ ही अब तुम रहो। मुझे तुमने क्या ये समझा दिया, मेरे दिल को जैसे धड़का दिया, मेरे तन बदन को पिघला दिया, वो सुनाए दास्तां। ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ। तो वही वो लड़की सोनाली विविध भारती के स्टूडियो में है और लंबी बातचीत चल रही है। अब मैं चैत्रा की बात करना चाहता हूं, तो यहाँ भी अवार्ड है, नेशनल अवार्ड मेरे लिए। तो इसके बारे में बताइए। मुझे चैत्र के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, स्पेशल मेंशन। और कभी मेरे घर आओगे यूनुस तो देखोगे अवार्ड्स तो हैं, लेकिन मैंने खुद के फोटोज नहीं रखे हैं।
मुझे लज्जा सी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में मेरे बाकी सारे भी फैमिली मेंबर्स हैं, मेरी बेटी है, उसके काफी सारे पेंटिंग्स मैंने अभी लगाए हैं, लेकिन हमारे फैमिली फोटोग्राफ हैं, मेरे खुद के नहीं। मुझे गिफ्ट आते रहते हैं, कोई आजकल वो अर्क चित्र बनाते हैं ना, फटाफट कार्टून टाइप बनाते हैं, कोई स्केच बनाते हैं, कोई फोटो देते हैं, सारे संभाल के रखे हैं, लेकिन कपाट के अंदर हैं। एक ही फोटो जो मेरी फोटो मैंने फ्रेम करके रखी है घर में, वो है हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों मिले नेशनल अवार्ड की। वो तस्वीर रखी है मैंने। वो मेरे करियर का बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ था। जो फिल्में मैंने चुनी सारी कमर्शियल नहीं हैं, अलग अलग भाषाओं में मैंने काम किया, लेकिन हमारे देश ने जब मुझे नेशनल अवार्ड दिया, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी एनकरेजमेंट थी कि तुम अच्छा काम कर रही हो, हमारा ध्यान है तुम्हारे ग्राफ पे। एक्चुअली ये कमर्शियल फिल्म नहीं थी, मेरे दोस्त क्रांति कानडे की डिप्लोमा फिल्म है वो। जी जी बिल्कुल। और क्रांति को, भास्कर चंदावरकर जी को म्यूजिक के लिए और मुझे एक्टिंग के लिए, हम तीनों को अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड्स। तो फिल्म करने के वक्त भी हमारा आउटलुक ये नहीं था कि किसी की स्टूडेंट्स फिल्म है ये, तो कर लेते हैं, जैसे दिल चाहता है का प्लानिंग था, उसी डिसिप्लिन से क्रांति ने काम किया था। शिफ्ट एक भी मिनट उन्होंने जाया नहीं किया था, पैसे, समय, सारी चीजें अच्छे से प्लान्ड थी। फिल्म कंप्लीट होने के बाद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नेशनल अवार्ड्स में जाएगी, लेकिन वो गई और मुझे राष्ट्रपति जी के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो पहली बार जिंदगी में मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बार बार कहती रहती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे क्रीड़ा क्षेत्र में जब कोई भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतता है तो मेडल के साथ हमारा राष्ट्रगीत बजता है, तो मेरे मन में राष्ट्रगीत बजा था। बहुत अच्छा लगा था मुझे। क्या बात है। और ये एक बड़ी कामयाबी है, नेशनल अवार्ड जीतना एक तरह से आपका बतौर एक्टर एक ग्रेजुएशन भी कहलाता है कहीं ना कहीं। yes. तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ आपने श्याम बेनेगल के साथ काम किया, दूसरी तरफ गोविंद निहलानी के साथ भी काम किया, और गोविंद निहलानी के साथ तो मराठी फिल्म में काम किया। हाँ, इन दोनों से जुड़ी यादें बताइए। ये तो ना मुझे लगता है ये महर्षि लोग हैं। बिल्कुल। श्याम बाबू के साथ काम किया, लेकिन एक कॉमेडी फिल्म में काम किया। हाँ, वो भी उनकी पूरी यात्रा से अलग फिल्म। बिल्कुल। और गोविंद जी के साथ काम किया, वो भी एक मराठी फिल्म के लिए। कमाल की बात है। वेल्डन अब्बा में मेरे साथ थे बमन, रजित कपूर और रवि किशन। तो सारे माहिर कलाकार और सब उछलते हुए कि हमें काम करना है श्याम बाबू के साथ, और श्याम बाबू ने हमारे साथ कॉमेडी फिल्म बनाई। वाह, क्यूट फिल्म है बहुत। मतलब आज भी कोई ना कोई देखते रहता है ओटीटी पे। और गोविंद जी की जो फिल्म है वो तो मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप की तरह हमने ट्रीट की, क्योंकि राजकमल स्टूडियोज में काम करने का मौका मिला। क्या वातावरण है वहां का। और मुझे वैनिटी नहीं दी गई थी, मुझे वो मेकअप रूम मिली थी जो सारी हीरोइंस को मिलती आई हैं। राजकमल की ग्राउंड फ्लोर की जो मेकअप रूम है वहां पे मैं मेकअप करती थी। वाह, और वाह। ये सारे अवार्ड्स या ये सारे स्टूडियोज मुझे लगता है कि हमें ये यकीन दिलाते हैं कि आप इस परंपरा का एक हिस्सा हो, आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा जो उन पीढ़ियों ने किया था। कोई यादगार घटना है श्याम बाबू और गोविंद निहलानी से जुड़ी हुई? क्योंकि श्याम बाबू किरदारों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशंस नहीं करते, ट्रू टू स्क्रिप्ट और उस तरह से चलते रहे, और गोविंद निहलानी भी खामोश डायरेक्टर। हाँ, लेकिन गोविंद जी का एक कहना मैं कभी नहीं भूलूंगी, किसी भी एक्टर ने ये याद रखना चाहिए। आजकल जब स्क्रिप्ट आती है तो एक्टर्स बोलते हैं कि अरे ये लाइन मैं ऐसे बोलूं, नहीं ये लाइन मैं चेंज करता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं। गोविंद जी ने हमारा एक इनिशिएशन लिया था और बोला था, हमारे भी ग्रुप में कलाकार पूछने लगे कि ये ऐसा बोलती हूँ वैसा बोलते हैं। गोविंद जी ने बोला कि कभी मत भूलो, लेखक ने एक स्क्रिप्ट लिखी है जो डायरेक्टर को दिखाई है, उसके बाद उन दोनों ने उस स्क्रिप्ट पर संस्कार किए हैं, और उस स्क्रिप्ट की हो सकता है ये तीसरी, चौथी, 15वीं आवृत्ति है। बिल्कुल। तो उसका सम्मान रखो। मुझे कंफर्टेबल लगेगा, कंफर्ट ढूंढने मत जाओ। लेखक का कुछ कहना है, वाह, वो कहना पढ़ो,
वो पहुंचाने की कोशिश करो। मैं कभी ये भूलती नहीं हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ। मैंने ये कहानी लिखी नहीं है, ना ही मैं इसे निर्देशित कर रही हूँ। ये गोविंद जी की बहुत बड़ी सीख है। बहुत सही, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स के लिए भी एक सबक है, जो लोग सुन रहे होंगे और बडिंग एक्टर्स होंगे। यहाँ एक गाना सुनते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं, लेकिन वो गाना होगा सरदारी बेगम का, वाह श्याम बाबू की फिल्म का, मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना। मैं एक लाइन गाने की कोशिश करती हूँ, नहीं कोशिश करती हूँ, नहीं करती हूँ। वो गाया है आरती अंकलीकर जी ने, तो जी। मैं नहीं गा सकती। चली पी के नगर बन के दुल्हन। वाह वाह वाह, सुनते हैं ये गाना। क्या बात है, क्या गजब का गाना चुना है। चली पी के
और लाज भी मन को आवत है। चली पी के नगर, 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 पी के नगर, पी के नगर। सोनाली, मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि मैं आपकी किन फिल्मों की बातें करूं और किन की बातें छोड़ दूं, क्योंकि हर कार्यक्रम की एक सीमा होती है। लेकिन यहाँ दो फिल्मों की बातें करेंगे, एक तो आमटे और दूसरी काशीनाथ गढ़ीकर। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटेंस रोल्स ये दोनों रहे हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये दो फिल्में आपने चुनी, और दोनों फिल्में इम्पोर्टेंट मेरे लिए इसलिए हैं क्योंकि ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काशीनाथ घाणेकर फिल्म में मैं थी सुलोचना ताई और सुलोचना ताई तब हमारे साथ थी। मैंने उनका इंटरव्यू किया है, अच्छा? उनके घर जाकर। अरे वाह। और डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे में मैं थी मंदाकिनी आमटे, और मंदाकिनी ताई भी आज हमारे साथ हैं। बहुत चैलेंजिंग था ये काम। मतलब किसी को अगर 10वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में पेपर के लिए जाते वक्त पेट में जो गड़बड़ाहट होती होगी, वो मैंने हर दिन महसूस की है, हर पल महसूस की है। ये ऐसे लोग हैं जिन पे हम जान निछावर करते हैं। मंदाताई ने जिस तरह की जिंदगी जी है, उसके लिए उनको बस शरण जा सकते हैं। सही है, सही है। मैं उनके जैसी दिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरी दिग्दर्शिका समृद्धि पोरे, उनकी कुछ अड़चन थी, उसके लिए उन्होंने कहा था कि तुम ये फिल्म करो, नहीं तो मुझे फिल्म बंद करनी पड़ेगी। ओह। तो उस फिल्म के अभ्यास के लिए मुझे 1 हफ्ता भी नहीं मिला था। मेरी बेटी लगभग 1 साल की ही थी, उसे लेके मैं हेमलकसा गई थी जहां मंदाताई रहती हैं, प्रकाश भाऊ रहते हैं, और वहीं पे हमने शूट की थी फिल्म। और वो किरदार जीने का मजा कुछ और था, क्योंकि मंदाताई ने जो चॉइसेस किए हैं लाइफ में, नागपुर की एक डॉक्टर जो आज ऐसे एरिया में जाके सेटल हुई हैं जहां पे बिजली नहीं थी, रास्ता नहीं था, और जो सादगी आज तक उनमें है वो अमेजिंग है। सुलोचना ताई की बात ये थी कि मैं सुलोचना ताई की तरह भी दिखती नहीं हूँ। उनकी फ्रेम अलग है, उनकी डिग्निटी अलग थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनकी भूमिका मैं करूं, तो ना बोलने का सवाल ही नहीं आता। क्या बात है, ये तो कितनी प्यारी बात है। हाँ, तो कुछ चीजें चुपचाप करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सीनियर्स हमें कहते हैं। सुलोचना ताई मेरे नैनीहाल के पास रहती थी, उनका मायका था वहां पे, तो मैंने उनकी बोली याद की, और वो जो इनोसेंस है वो क्या कमाल। बहुत, और उनकी सादगी में एक रॉयलनेस है, तो वो मैंने रखने की कोशिश की। अकेली हैं वो, अकेली रही जिंदगी भर, बस फिल्मों से प्यार करती रही, अपनी एक जगह बना के रखी उन्होंने हमेशा। अच्छा लगता है कि ये दोनों रियल लेजेंड्स ने उनकी फिल्में देखी। बहुत अच्छा लगा इन दोनों फिल्मों के बारे में आपकी यादें सुनकर। यहाँ एक गाने की जगह बनती है। जरूर। यहाँ एक गाना सुनते हैं जो है प्रियंका चोपड़ा, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की फिल्म का, दोस्ताना फिल्म का गाना है, और वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाने क्यों। क्या बात है, क्या बात है, सुनते हैं। तू ही है
alright, I'll be alright. Yeah, 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 I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright. Yeah, 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 I'll be alright, I'll be alright. Oh, छोटे छोटे कुछ पलों का तू सताना ये जाने क्यों हम लग रहा है जाना माना ये Cause when you smile for me world seems alright ये सारे पल यही यूं ही कब से जाए जाने क्यों न जाने क्यों दिल चाहता है तुम है तो I'll be alright I'll be alright जाने क्यों दिल चाहता है तुम है तो I'll be alright एक बात की डोर पकड़ते हैं। जब आप पढ़ रही थी तो कविताएं चल रही थी और यही मैंने कहा था कि आगे चल के बात करेंगे कि वो जो लिखने का सिलसिला है वो आगे चल के किताब का रूप ले लिया, कॉलम का रूप ले लिया उस सिलसिले ने। इस बारे में बताइए, लेखिका सोनाली कुलकर्णी के बारे में। ये श्रेयस मुझे लगता है पूरी तरह से इंडियन एक्सप्रेस लोकसत्ता का है। उन्होंने मुझे मौका दिया था गेस्ट एडिटर बनने का और हर हफ्ते एक कॉलम लिखने का। तब मेरे एडिटर थे कुमार केतकर सर और अल्लाद गोडबोले सर और सेकंड सीजन में मेरे बॉस थे गिरीश कुबेर सर। तो हर हफ्ते लिखती थी मैं, फ्री हैंड था और जब फ्री हैंड होता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर घर में आपको आपके माँ पिताजी नहीं बोलते कि तुमको 6 बजे घर आना है तो हमें झगड़ा करने का मन करता है कि नहीं 6:30 बजे आएंगे। जब कुछ बोलते ही नहीं है तो लगता है कि अरे बाप रे, होमवर्क भी कंप्लीट करना है, अच्छे मार्क्स भी पाने हैं, घर पे टाइम से वापस भी आना है, खाना भी टाइम से खाना है, जिम्मेदारी बढ़ गई। Yes. लेकिन इतने सारे कॉलम्स इकट्ठा हुए कि राजहंस पब्लिकेशन ने मुझे न्योता दिया कि आओ तुम्हारी किताब पब्लिश करते हैं। तो पहली बुक का नाम है सो कूल, जो मेरे स्तंभ का भी नाम था। और हाल ही में दूसरी किताब आई है जिसका नाम है सो कूल टेक 2। क्या बात है। और तीसरी किताब कब आ रही है? इच्छा तो बहुत है क्योंकि कविताएं लिखी हैं, कथाएं मैं लिखी यही कहने हैं। जा रहा था कि आपकी कविताओं की किताब चाहिए। जरूर, लेकिन इतनी लिखी भी नहीं है और कहीं पे भी लिखी हैं, किसी डायरी में, किसी टिकट पे, कोई एक पन्ने पे, कभी स्क्रिप्ट पे लिखी हैं। तो वो सब जमा करनी पड़ेंगी अभी। बिल्कुल। जरूर इंतजार रहेगा आपकी कविताओं की किताब का। पक्का। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए गुंजाइश बाकी रहे। तो मैं अपने सारे सवालों का पिटारा संभालता हूं अभी। और इस बातचीत को यहां इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप मेरे साथ ये कहेंगी कि मैं विविध भारती वापस आ रही हूँ और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। ये तो प्रॉमिस है, मैं जरूर आऊंगी यहाँ की चाय पीने के लिए और पूरे टीम से मिलने के लिए। मैं विविध भारती स्टूडियो जरूर आऊंगी यूनुस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। डिजिटल अपना बॉम्बे